अली यहाँ पर हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 6 हिंदी मल्हार चैप्टर 12 जिसका नाम है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, आज मैं इस चैप्टर का व्याख्या करने वाला हूं। आइए इसको समझते हैं। समझने से पहले हम जानेंगे कि हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान यह पाठ क्या है। यह पाठ है एक यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत, ठीक ना। तो पूछता है यह पाठ क्या है। कविता, कहानी, निबंध, यात्रा वृत्तांत, एकांकित, क्या है यात्रा वृत्तांत। इस पाठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ये भी पूछा जा सकता है कि हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, इस पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। और यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है, ठीक है ना। समझो इसको अब। तो यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, मुंबई से 16 जुलाई को और नौरेबी से 17 जुलाई को मानसीराम के लिए रवाना हुआ, ठीक ना। लेखा है जो यहाँ पे एक यात्रा करने गए। तो दिल्ली से कब निकल गए? दिल्ली पूरा घूम लिए, 15 जुलाई को यहाँ से निकल गए। उसके बाद मुंबई गए, मुंबई घूम लिए, 16 जुलाई को यहाँ से निकल गए। फिर नैरोबी गए, ठीक है। नैरोबी से 17 जुलाई को निकल गए कहाँ? मानसीराम के लिए। कहाँ निकल गए? मानसीराम के लिए, ना। मॉरिशम, क्या है? मॉरिशम। मानसीराम ने मॉरिशम के लिए निकल गए। इधर से जाते समय नैरोबी, नैरोबी कहाँ है? केन्या में। नैरोबी कहाँ है? केन्या में, ठीक ना। नैरोबी की दुनिया में मुझे 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। जब लेखक जा रहे थे इसको नैरोबी में 1 दिन, 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिला। जैसे मान लो आज गया होगा, आज भर दिन रुका, फिर आज रात में रुका, और कल भर दिन रुक के कल शाम में निकला होगा, ठीक ना। यानी 1 रात 2 दिन ठहरने का मौका मिला। मन में यह लोभ जगा कि मॉरिशम के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुकाबला कर लेनी चाहिए। इसको ऐसा लगा, ठीक है, कि अफ्रीका के लोगों से मिलने से पहले, उसके बाद मॉरिशम में भारतीय लोग रहते हैं, हमारे भारत देश के लोग रहते हैं, वहाँ के आदमी से मिलने से पहले एक बार हमको वहाँ के शेरों से मुकाबला करना चाहिए, ठीक ना। जहाज दूसरे दिन शाम को मिलने वाला, जहाज माने विमान, ठीक ना, यानी कि विमान, यानी जहाज जगह मिलने वाला था, दूसरे दिन जाके शाम को मिलने वाला था। हम जिस दिन नैरोबी पहुंचे उसी दिन नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए। लेखक जब नैरोबी पहुंचे तो वहाँ रुके नहीं, हल्का फुल्का खाना पीना खाए होंगे, उसके बाद कहाँ चले गए? नेशनल पार्क घूमने चले गए। नैरोबी के नेशनल पार्क। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम है। यहाँ का नेशनल पार्क जो है वो कोई चिड़ियाघर नहीं है, बल्कि क्या है, बहुत बड़ा जंगल है जहाँ पेड़ पौधे कम है, घास क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा घास है। लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई है और पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती ही रहती है। जंगल है लेकिन जंगल में क्या बना हुआ है? सड़क बना हुआ है, ठीक ना, ताकि पूरा जंगल घूमने में आसानी होगा। गाड़ी सब आसानी से उस अंदर में चलता है, कि पार्क के अंदर भी गाड़ी चलता है घूमने के लिए। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा मगर सिंह कहीं भी दिखाई नहीं पड़ी, ठीक ना। तो हम भी पूरा घूमे लेकिन शेर कहीं भी दिखाई हमको नहीं दिया। एक जगह सड़क पर 2 मोटरें खड़ी थी और उन पर तरह तरह के बंदर और लंगूर चढ़े थे। 2 गाड़ी लगा हुआ था, गाड़ी पे कौन लटके हुए थे? लंगूर और बंदर। पर्यटक लोग इन बंदरों को कभी कभी फल या बिस्कुट खाने को देते थे। कभी फल दिया लोग सब, कभी उसको कहता था बिस्किट। मोटर के रुकते ही बंदर उसे घेर लेते थे। कोई भी गाड़ी जाके वहाँ पार्क में रुकता था ना, बंदर चारों बगल से उसको क्या करते थे? घेर लेते थे। बड़ी दूरी तय करने के बाद, या यूँ कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह पहुंचे जहां उस दिन सिंह आराम कर रहे थे, ठीक ना। लेखक कहता है अब हम उस जगह पहुंच गए जहां जो सिंह, मतलब क्या होता है, शेर आराम कर रहे थे। वहां जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलूंगा, ठीक ना। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। जब लेखक वहां पहुंचे क्या देखते हैं? 7 से 8 जो शेर चारों बगल सोया हुआ है, ठीक ना, उसको चारों बगल क्या किया? 8 से 10 गाड़ी घेर कर खड़ा है, ठीक ना। तुर्रा यह कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले लोग कौन हैं। मोटर और शीशे चलाकर उसके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंहों ने कभी भी दृष्टिपात नहीं किया, मानो हम लोग तुच्छ हो गए और उनकी नजर में योग्य बिल्कुल नहीं, ठीक ना। शेर वहाँ क्या थे? पूरा लेटे हुए थे और 8-10 गाड़ी वहाँ पे चारों बगल शेर को क्या किया? घेर लिया। गाड़ी शीशा से लगा हुआ था सब। अरे गाड़ी से बाहर आदमी क्या करते? शेर को ऐसे देख रहे थे।
कि शेर एक बार भी क्या किया, किसी भी गाड़ी की तरफ घूम मुड़ कर भी नहीं देखा। जैसे मान के चलो ये आदमी फालतू है, आदमी क्या है, फालतू है, जो उसको क्या करने आए हैं, देखने आए हैं, यानी उसको देखने योग्य ये लोग बिल्कुल भी नहीं है, ये लोग तुच्छ प्राणी है। ऐसे शेर बर्ताव किया। हम लोग वहाँ आधा घंटा ठहरे होंगे, इस बीच एक सिंह ने उठकर जम्हाई ली, दूसरे ने देह को ताना, मगर हमारी ओर किसी ने नहीं देखा। एक जम्हाई लिया, दूसरा पूरा अंगेठी लेके देह पर ताना, लेकिन कोई भी जो है सिंह जो है लेखक की तरफ नहीं देखा, गाड़ी की तरफ नहीं देखा, ठीक ना। हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। तो पेड़ पौधे को देखा, खरपात को देखा, खाई नाला कुआं को देखा, लेकिन हम लोग को नहीं देखा। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा, जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ की तरह खड़ा था, ठीक ना। फिर दिखाई दिया बहुत सा हिरण का झुंड, और उन हिरण के झुंड में कौन था, एक जिराफ था, ठीक ना। अब दो जवान सिंह उठे और दोनों दो ओर चल दिए। जवान जान दो शेर खड़ा हुआ, एक चल दिया इधर, एक चल दिया उधर, दोनों ओर चल दिया। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ा। एक सिंह थोड़ा आगे बढ़ा, जाके बैठ गया, दूसरा क्या चलते रहा, कहीं घास में जाके छिप गया। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नजर पड़ी है, ठीक ना। हिरण का झुंड देख लिया कि हमको क्या क्या सिंह देख लिया, हो सकता है हमको नहीं छोड़ेगा। वे चलना भूलकर चौकन्ने हो उठे। अब हिरण क्या क्या चलता था, कब चौकन्ना रहता, कब शेर हम पे क्या कर दे, हमला कर दे, कब हमको मार दे, ठीक ना। फिर ऐसा हुआ कि झुंडों से छूटकर कुछ हिरण एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहाँ के तहाँ ठिठके रह गए। कुछ हिरण झुंड से निकल के बाहर भाग गए, कुछ वहीं के वहीं रह गए। इसलिए खड़े थे कि हिरण उन्हें देख रहे थे, और सहज प्रवृत्ति हिरणों को यह समझा रही थी कि खतरा किसी भी तरह भागने को हो सकता है ना। बोला कि जरूरी नहीं कि यहाँ हम खड़ा रहें, खतरा यहीं आएगा, हम भागेंगे तो हो सकता है शेर भी हमारे पीछे भागेंगे, खतरा हमारे पीछे आ सकता है, खतरा कहीं भी आ सकता है, ठीक ना। तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा रक्तचाप बढ़ रहा है। मैं तय कर दिया कि अब घर लौटना चाहिए। रक्तचाप माने कि ब्लड प्रेशर लेखक को लगने लगा, मेरा ब्लड प्रेशर अब क्या हो रहा है, बढ़ने लगा है। नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC जहाज का नाम है, BOAC जहाज में उड़े। जहाज नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटों की निरंतर उड़ान के बाद वह मानसीराम पहुंचा दिया। नैरोबी 4 बजे शाम में निकला, 5 घंटे बाद रात में 9 बजे क्या किया, पहुंचा दिया। तब वहाँ रात के लगभग 10 बज रहे थे। जब लेखक वहाँ पहुंचे था कितना बज चुके थे, 10 बज चुके थे। रात आधी अंधेरा था, पानी बरस रहा था, पानी भी पड़ रहा था, मगर तब भी हमारे स्वागत में बहुत लोग खड़े थे। पूरा पानी पड़ा था, पूरा अंधेरा रात था, लेकिन लोग वहाँ स्वागत इसका पानी में भी किए, जम के स्वागत किए। वह छोटे पैमाने पर भारत ही था, नैरोबी कोई और नहीं बल्कि क्या छोटे पैमाने पर एक भारत है, ठीक ना। मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 डिग्री दक्षिण और देशांतर में 60 के बिल्कुल पास थी, किंतु उससे पश्चिम की ओर बसा हुआ था, ठीक ना। मॉरिशस की लंबाई 29 मील और चौड़ाई 30 मील थी। पूछेगा मॉरिशस की लंबाई कितनी थी, 29 मील, चौड़ाई 30 मील। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा 720 मील आंका जाता है। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है, ठीक ना। भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है, यानी कि मॉरिशस जो है क्या, वो हिंद महासागर का एक मोती है, और भारत जो समुद्र का सबसे खूबसूरत क्या एक सितारा है। मॉरिशस वह देश है जहाँ कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस समझो समुद्र के बीचों बीच बसा एक देश है, जहाँ समुद्र मुश्किल से 15-20 मील दूर पड़ता है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय खानदान के हैं, जहाँ 53% लोग हिंदू हैं, ठीक ना। मॉरिशस क्या है, वहाँ समझो 100% में से 67% लोग कौन है, वहाँ भारतीय हैं, भारत के रहने वाले हैं। उसमें 53% लोग क्या हैं, हिंदू हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बम्बई हैं, तथा जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है, ठीक ना। मॉरिशस का राजधानी पोर्ट लुई, मॉरिशस का राजधानी पोर्ट लुई, ठीक ना। हमारे भारत में जो सब शहर है वहाँ भी है, मद्रास, हैदराबाद, बम्बई, कलकत्ता, काशी, ये सब वहाँ भी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है, ठीक ना, ब्रह्म स्थान भी, सब कुछ है जो सब हमारे देश में शहर है। चूंकि मॉरिशस के हिंदुओं में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग थे, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। मॉरिशस में भारत के लोग तो थे ही, भारत में भी सबसे अधिक लोग कहाँ के थे, बिहार और उत्तर प्रदेश के थे। मॉरिशस की राजभाषा इंग्लिश है, किंतु संस्कृत भाषा भी वहाँ पे बोला जाता है ना, संस्कृत, फ्रेंच, ये सब भाषा भी वहाँ क्या करता है, लोग बोलता है। यहाँ पे
क्रेयोल का फ्रेंच से वही संबंध है जो संबंध भोजपुरी का हिंदी से, ना। और क्रेयोल के बाद मॉरिशस की दूसरी भाषा भोजपुरी ही माना जाता है। मॉरिशस में सबसे अधिक भाषा कौन सा भाषा बोलते हैं? क्रेयोल। कौन सा बोलते हैं? क्रेयोल। क्रेयोल के बाद जो दूसरा भाषा वहाँ वो हिंदी है जो सबसे अधिक लोग बोलते हैं। सभी भारतीय भोजपुरी बोलते हैं अथवा उसे समझ लेते हैं, ना। भारत में भी देखो भोजपुरी सब बोलता है, उसको क्या करता है? समझ लेता है। हल्ला मत करो। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं। हमारा पड़ोसी देश क्या है? चीन। चीन के लोग भी भोजपुरी बोलना क्या करते हैं? जानते हैं। मॉरिशस में ऊख की खेती और के व्यवसाय को जो सफलता मिली है भारतीयों के कारण मिली है, ना। मॉरिशस में सबसे अधिक ऊख की खेती होती है और ये खेती किसके कारण होती है? भारतीयों के कारण, ठीक ना। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है, मतलब वहाँ कृषि खूब होती है क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। वहाँ पे सबसे अधिक उद्योग किसका होता है? चीनी का। किंतु भारतीय वंश के लोग यदि इस टापू में नहीं गए होते ऊख की खेती असंभव थी। तो भारत के लोग वहाँ नहीं जाते ना, शायद वहाँ ऊख का खेती नहीं हो पाता, ठीक ना। भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है। तो भारत में जब हम रहे तो हमको पता नहीं चलता कि हमारा संस्कृति इतना दूर दूर तक फैला है कि लोग जो है ना देश से नहीं विदेश में भी याद कर रहे हैं। किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। वहाँ का मानना था कि भारत के लोग भी क्या हो जाएं? क्रिस्तान हो जाए, लेकिन भारतीय लोग ठुकरा दिया, हम क्रिस्तान नहीं हो सकते हैं। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है। हर एक गांव में क्या है? शिवालय है वहाँ पे। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण रामचरितमानस का पाठ पढ़ते हैं, ना। हर एक गांव में वहाँ पे रामायण पढ़ा जाता है, रामचरितमानस पढ़ा जाता है और ढोलक और झांझ पर गायन करते हैं। ढोलक बजा क्या करते हैं? वो लोग गाते हैं। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरभ्य पाया। वहाँ देखा कि वहाँ का मंदिर शिवालय बहुत साफ सुथरा होता है, ठीक ना। भारत के पर्व त्योहार मॉरिशस में भी प्रचलित हैं। जो भारत का पर्व त्योहार है वो मॉरिशस में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। किंतु वर्ष का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पर्व वहाँ पे शिवरात्रि है। मॉरिशस में सबसे अधिक धूमधाम से क्या मनाते हैं? शिवरात्रि मनाते हैं। मॉरिशस के मध्य में एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं के परियों से बिठा दिया गया, ठीक ना। और उसका नाम दिया गया परी तालाब। मॉरिशस में जो झील है उसका नाम क्या है? परी तालाब, ठीक ना। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवड़ लिए जुलूस बांधकर परी तालाब तक जाते हैं और परी तालाब पर जल भरकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौट आते हैं, ठीक ना। और वहाँ पे उसकी पूजा करते हैं। तो वहाँ पे शिवरात्रि के दिन क्या करते हैं? सब हिंदू वहाँ पे उजला कपड़ा पहनते हैं। उजला कपड़ा पहन के करके कांधे पर कांवड़ सजा के परी तालाब के पास जाते हैं। वहाँ जल भर के फिर क्या करते हैं? अपने गाँव आते हैं। गाँव में जो बगल में जिसके बगल जो शिवालय है, शिव मंदिर है, उसमें वो क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं, ठीक ना। बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती, ठीक ना। गांधी का टोपी सबको पहनना पड़ता है। परी तालाब पर लगने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यह मेला बहुत बड़ा मेला लगता है, ठीक है ना। उसे देखने को अन्य धर्मों के काफी लोग भी आते हैं। इसी सारी चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।